we are discussing very important and most useful topic according to the examination, black body radiation. This topic was also uh, many questions in or competitive examinations एंड अदर्स, जैसे नीट में भी बात करें और अगर कंपटीशन में बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्वेश्चन बहुत पुट अप होते हैं, है ना। अब इनमें क्या क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो देखते हैं कि द आइडियल बॉडी, ऐसी आइडियल बॉडी विच इज ए परफेक्ट ऑब्जर्वर, जो एक परफेक्ट ऑब्जर्वर हो, मतलब ऑब्जर्व करने वाला, एंड द परफेक्ट एमिटेटर, और परफेक्ट क्या हो, उत्सर्जित करने वाला क्या हो, रेडिएशन। मीन्स ऐसी बॉडीज जो रेडिएशन को एब्जॉर्व कर सकें और रेडिएशन को निकाल सकें, so is called black bodies, उन्हें black bodies कहते हैं। और the radiation emitted by such a body, और ये रेडिएशन जिन बॉडी से निकलता है, बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो रेडिएशन निकलता है ना इन ब्लैक बॉडी से, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब व्हेन सच ए बॉडी इज हीटेड, जब इन बॉडीज को जो हम गर्म करते हैं तो ये रेड हॉट हो जाते हैं। अब इन अदर वर्ड्स इट्स एमिट्स रेड कलर्ड लाइट, अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये रेड कलर की लाइट क्या होती है, देते हैं। अब एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज्ड, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो द कलर ऑफ द रेडिएशन एमिट चेंज फ्रॉम रेड टू येलो, तो कलर ऑफ द रेडिएशन है वो कैसा हो जाता है, एमिटेड चेंज फ्रॉम रेड टू येलो, वो या रेड से येलो में चेंज हो जाता है। तो टू वाइट एंड फाइनली टू पर्पल, पहले तो क्या होता है भाई, पहले तो रेड से येलो हो जाता है, फिर येलो से व्हाइट हो जाता है, और फाइनली कैसे कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो पर्पल कलर का हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना कॉम्बिनेशन का, पहले तो कैसा होता है, ब्लैक बॉडीज पहले तो होती हैं रेड, फिर होती हैं येलो, फिर येलो से हो जाती हैं व्हाइट, और फाइनली हो जाती है पर्पल। तो एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो दिस इम्प्लाइज, इसमें क्या इम्प्लाइज होता है, दैट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, इससे वेवलेंथ जो होती है वो हमारी पता चलती है। जैसे भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, फिर उससे कम येलो की, फिर पर्पल, वायलेट, है ना। तो ऐसे ऐसे रेडिएशन एमिटेड क्या होता जाता है कि वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी डिक्रीजेस, ब्लैक बॉडी में जैसे रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, वायलेट की कम होती है। तो स्टार्टिंग में तो हमें क्या मिल रही है, वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर मिल रहा है, और फिर लास्ट में जाते ही हमको कम वेवलेंथ वाला वायलेट कलर मिल रहा है। ओके, अब यहाँ देखो, terms of frequency, it means that the frequency of the radiation emitted increase the temperature, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की एमिटेड इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। भाई वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ कम है। एक चीज ये हमेशा याद रखना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, VL की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। तो इसका मतलब रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वायलेट की अगर बात करें, वायलेट कलर की अगर वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ओके, तो हम बात करें कि द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है, पूछो तनिष्का। तो एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, जो तीव्रता है रेडिएशन की, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, कितनी तेज वो रेडिएशन फेंकते हैं। तो रेडिएशन एमिटेड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ, तो जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है ना, वो होती है इंक्रीज जब होती है जब वेवलेंथ घटती जाती है, तो रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू and then start decreasing with further decrease of wavelength।
और वैसे ही बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब स्टार्ट में मैक्सिमम वैल्यू होती है फिर डिक्रीज होती जाती है। और बात करें दिस ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या करते हैं, दिस ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं बाय ए क्लासिकल, एक जो क्लासिकल वेवलेंथ थ्योरी है उसको क्या करते हैं ये उस ऑब्जर्वेशन को ये सपोर्ट नहीं करते, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, wavelength of emitted radiation है should have remained the same, वो क्या रहती है, emitted radiation की wavelength सेम रहती है। so however the intensity might have changed with the rise in temperature, तो intensity क्या होगी, चेंज होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब देखो जैसे कि हमें ये डायग्राम जो दिया है, यहाँ देखो अलग अलग टेम्परेचर पे, नीचे तो हमें वेवलेंथ दिया है और ये इंटेंसिटी दी है, और है ना इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच क्या है, टेम्परेचर। जैसे कि हमारा पहले टेम्परेचर था T1, ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर T1 था तो इंटेंसिटी क्या थी, कम थी। जैसे ही हमारा टेम्परेचर ज्यादा हुआ T2 पे तो इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, है ना, और वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, देखो जैसे यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो T2 की बात करें, टेम्परेचर T2 ज्यादा है और T1 कम है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कम होगी। ओके, क्लियर है, डायग्राम समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज observed that electrons are ejected from the surface of the certain metal when light falls on it। ये थ्योरी इस पे काम करती है कि इट इज ऑब्जर्व, ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्टेन मेटल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, मतलब किसी मेटल के ऊपर जब लाइट गिरती है, लाइट रेज गिरती है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं सरफेस से, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और थस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन, तो ये फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, फिनोमेना ऑफ द इजेक्शन, phenomena of the ejection of electron from the surface of metal, है ना, मेटल ऑफ मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकलना भी कहते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आर स्ट्राइक इट, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या होती है उस पर स्ट्राइक करती है, उससे टकराती है। अब द इलेक्ट्रॉन्स थस इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं रेडिएशन के थ्रू उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इट मस्ट बी नोटेड हियर, ये यहाँ पे नोट कर बात है दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय एनी मेटल इन ए फोटो ओनली, कि हम बात करें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इज शोन बाय एनी मेटल्स, वो मेटल्स के द्वारा शो होता है, एंड द फोटो इलेक्ट्रिक सेल ओनली, और किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। अब बात करें द अपरेटस शोइंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अपरेटस, जो उपकरण हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं इज गिवन इन, ये हमें भाई एक इक्विपमेंट अपरेटस दे रखा है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, कैसे देखो इसकी, ये इसमें कैथोड है प्लस और नेगेटिव वाले, है ना, और डिटेक्टर है, मतलब अब नेगेटिव वाली सरफेस है उस पर सनलाइट गिरती है, ठीक है, या कोई भी लाइट गिरती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इस पॉजिटिव साइड की ओर जाते हैं। और ये क्या है, हमारा एक वैक्यूम मेटल्स की क्या है, ये मेटल की सरफेस है ना, जो माइनस चार्ज वाला है उस पे हमने मेटल की सरफेस, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, एमीटर लगा दिया है हमने, करंट को देख सकते हैं और उससे एक बैटरी हमने कर दी। ओके, यस सर। अब यहाँ देखो कि इट कंप्राइज ऑन इवेक्यूटेड ट्यूब, इवेक्यूटेड ट्यूब में हम देखें
with metal having low ionization enthalpy। मतलब ऐसे मेटल यूज लेते हैं बेटा, इसमें ये याद रखना है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसको जनरल चीज समझो कि किसी मेटल से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहलाती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमको जब किसी में एटम की, है ना, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी यूज होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, है ना। इट मींस कि उसकी आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो हम बात करें कि कंस्टिट्यूटिंग द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जैसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में देखें उसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो नाउ व्हेन लाइट इज सफिशिएंटली हाई एनर्जी स्ट्राइक ऑन द मेटल। अब हम बात करें कि व्हेन लाइट इज सफिशिएंटली हाई एनर्जी, जब सफिशिएंटली हाई एनर्जी की जब स्ट्राइक द मेटल, जब मेटल पे टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, टकराते हैं किसकी सरफेस से, मेटल की सरफेस से, एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है। तो दीज इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट ए करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इससे क्या होता है, जो सर्किट है उसमें करंट का फ्लो दिखने लग जाता है। और वो करंट का फ्लो हमको कैसे पता चलेगा, एमीटर के थ्रू। भाई एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा जिससे हमें करंट का फ्लो पता चल जाएगा। ओके, तो ये तो थी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट के बारे में जनरल चीज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो कि ओनली फ्यू मेटल शो दिस इफेक्ट। कुछ मेटल ही क्या देते हैं, ये इफेक्ट देते हैं, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के अंदर, बट मैनी मोर कैन शो इट, है ना, कि इट अंडर एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन देखो कुछ सनलाइट विजिबल लाइट के अंदर तो बहुत कम देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर काफी सारे देते हैं। जैसे की बात करें सीजियम, सो इस सीजियम की बात करें तो सीजियम की लोएस्ट एंथैल्पी है, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, है ना। लेकिन हम बात करें, एक तो सीजियम और एक होता है सिलिकॉन, दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, लेकिन सीजियम क्या होता है बेटा, बहुत महंगा होता है, और बहुत महंगा सीजियम के टुकड़े बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए ज्यादातर हम सीजियम का यूज ना करके जनरल लाइफ में सिलिकॉन का यूज करते हैं। जो हमारे सोलर प्लांट जो बने होते हैं ना, वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। अब बात करें कि द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर, जो इम्पोर्टेंट जो बात करें इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है द इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो हैं, तो ये देखो फर्स्ट देखो, फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, किसी पर्टिकुलर मेटल की बात करें तो देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सच दैट, तो मतलब किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए जो एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, वो जो लेवल होता है उस फ्रीक्वेंसी का, मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आएगी जब ही क्या होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जो एक जो फ्रीक्वेंसी जो लेवल है, वो लिमिट है जो फ्रीक्वेंसी का, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एट फ्रीक्वेंसी बिलो, तो अगर इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और नो मैटर हाउ लार्ज दिस इंटेंसिटी इज, तो उसमें ये भी मैटर नहीं करेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी तेज है, तो हाउ लॉन्ग द इरेडिएशन ऑक्योर, तो उससे क्या होगा, रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी इसमें होना जरूरी है, मैटर करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की जो रेडिएशन है वो होनी चाहिए। अब हम बात करें द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। मीन्स हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके फ्रीक्वेंसी के।
है ना, मतलब एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे जैसे अगर एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, हमें रेडिएशन चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये तो हमने पढ़ लिया था। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करें, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, जो इसकी इंटेंसिटी होगी आई होगी, कितनी इंटेंसिटी से जो रेडिएशन है वो उस पे स्ट्राइक इट करती है मेटल पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, है ना, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। तो ये चीज याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और बात करें काइनेटिक एनर्जी, वो किस पे, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और थ्रेशोल्ड क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन मतलब एनर्जी एमिट नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तीन चीज इस पॉइंट से अपने क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम हमको दिया है, डायग्राम बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो वी नॉट है वो थ्रेशोल्ड, बात करें थ्रेशोल्ड को बताता है, थ्रेशोल्ड ऑफ जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करती है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट v म्यू है ना, एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी v नॉट। ओके, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें v नॉट से डिफाइन कर रखा है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, अब बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब उस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काइनेटिक एनर्जी जो जैसे जैसे सीधा सिंपल क्या होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं हमें, ये देखो कि these observation could not be explained on the basis of the wave theory, ये वेव थ्योरी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, टू विच ऑफ द एनर्जी लाइट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और नॉट फ्रीक्वेंसी, जो ये बताए कि एनर्जी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे एंड नॉट फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती। तो अब बात करें थस द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन बी मेड ऑफ the sufficient energy to the case of the emission of the electrons merely increasing its intensity। अब हम बात करें कि द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है कैन बी मेड टू हैव सफिशिएंट एनर्जी, वो सफिशिएंट एनर्जी बना सकती है टू केस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तब। अब मेयरली मतलब रेयरली, तो बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी, अगर हम उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो मोर ओवर इन दैट केस, अब इस केस में क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, है ना। मतलब इस थ्योरी को जो क्लासिकल जो वेव थ्योरी है उसको ये क्या कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए है ना, बल्कि इन्होंने बस एक अफेक्ट बताया कि भाई ऐसा अफेक्ट होता है। ओके, तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से स्टडी करना है ना, इसमें तैयारी करना है इसकी अच्छे से, और इन दोनों इफेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। इनके जो डायग्राम जो आते हैं इनके अंदर, तो उन डायग्राम्स को आप क्या करना, कंप्लीट इनके अच्छे से इनकी तैयारी करना। ओके, एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक। अब देखो जैसे ब्लैक बॉडीज के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे जैसे हम बात करें ब्लैक बॉडीज को ज्यादातर क्या लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है। जैसे भैंस जो होती है, भैंस है ना, वो अच्छे उसकी बॉडी ब्लैक है तो उसको गर्मी ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है।
और फिर उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, उसको बार बार नहलाते हैं। जबकि गाय की बात करें तो गाय की बॉडी वाइट होती है ना, तो उसमें रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसको हीट नहीं करते हैं, इसलिए गाय को ज्यादा नहलाते भी नहीं है ना, गाय ज्यादा नहाती भी नहीं है। और जो भैंस होती है उसको ज्यादा नहलाना पड़ता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द ब्लैक बॉडी, क्योंकि भैंस की बात करें तो उसका बॉडी ब्लैक है, तो उसमें रेडिएशन का एब्जॉर्वेशन ज्यादा होता है और उसमें हीट भी ज्यादा आती है, इसलिए उसको हमको ज्यादा नहलाना पड़ता है बार बार। ओके।